ये कौन बच्चा है जी? केमिकल बूंदी, कैसा नाम है इसका? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? केमिकल बूंदी। किसकी कॉपी है ये केमिकल बूंदी? कौन है इधर? चुपके से आ भी जाओ। हाँ ठीक है। कॉपी तो मैं तब चेक करूंगा ना। ये 2-4 क्वेश्चन दे दो ताकि आप शांति से बना सको, और बाकी मैं कॉपी चेक करूंगा। ये 3 क्वेश्चन बनाने में तब मेरा कॉपी चेक करके हो जाएगा। याद रखना, अगर डिटर्मिनेंट के तीनों रो या तीनों कॉलम में से कोई भी, मतलब ऐसा समझो कि ये एपी में है, फर्स्ट रो एपी, सेकंड रो एपी, थर्ड रो एपी, और अगर एपी रहे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तीनों भले ही डिफरेंट डिफरेंट एपी हो, डिटर्मिनेंट 0 होगा। या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एपी में है, सेकंड रो एपी में है, थर्ड रो भी एपी में है, डिटर्मिनेंट 0 होगा। या फर्स्ट कॉलम एपी में होता, सेकंड कॉलम एपी में होता, थर्ड कॉलम एपी में होता, तब भी डिटर्मिनेंट 0 ही होता। लेकिन इस केस में लग नहीं रहा मुझे ए नहीं, ये एपी नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रूव करना चाहे तो ऐसे करें। देखो ये बाबू, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 3, सबको मालूम है। तो एक काम करो, कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से। नहीं, कॉलम 3 को रिप्लेस कर दो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से। इससे डेल्टा हो जाएगा। पहला तो ए एम ही रहेगा, ये हो जाएगा ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी। क्या बन जाएगा? डी रह जाएगा। और इसमें क्या रह जाएगा? कैपिटल डी। इसमें क्या रह जाएगा? कैपिटल एन। और बाकी ए प्लस कॉलम 3 का रिप्लेसमेंट है ये, सॉरी, इस सेकेंड कॉलम सेम रहेगा, ए प्लस डी और ए प्लस एम प्लस एन। बट ये बन जाएगा सिर्फ स्मॉल टी, कैपिटल एन। अब एक काम करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करते हैं। कॉलम 2 रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इससे ये चीज़ बन जाएगा ए एम, लेकिन ये रह जाएगा डी एन, और ये है डी एन। दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हुआ, डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। स्प्लिट करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं होता, कोई बात नहीं, ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन आसान होता है यार करना। ये डिटर्मिनेंट 0 हो गए। मतलब मान लो कि कोई भी रो एपी में रहे, कोई तीनों रो एपी में रहे, डिफरेंट एपी भी हो सकता है, तो डिटर्मिनेंट 0 हो गई। कोई तीनों कॉलम एपी में रहे, डिफरेंट एपी भी हो सकता है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। और वैसे एक प्रॉपर्टी भी बताया था कि अगर ये सभी एलिमेंट एपी में रहे तब भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 ही होगा। अब अपने को ये पता लगाना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बातचीत मत करो भाई, मैं मारूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, बाद मत कहना मार दिए।
नींद आ रहा है? विमल खाओगे? नहीं खाओगे? खा के आएगा? विमल मंगवा सकता हूँ मैं? आसपास किसी दुकान में मिलता ही तो होगा। विमल बैन थोड़ी ना है, ऐड चलता है उसका। देखो फॉर्मूला पता है आपको cos A - B का? नहीं मिला वो? पप्पा कॉल लगे उसकी, क्या नाम है उसका? शिवम शिवा ठाकुर। पापा कॉल लगाई, पूछिए बालक कहाँ है आपका? कोचिंग में तो नहीं मिल रहा है, कहीं लड़की के साथ घूमने तो नहीं निकल गया? कौन लड़की उसके साथ घूमना? अरे नहीं, लड़कियां भी छपरी होती है, कुछ भी कर सकती है भाई। कॉस अल्फा कॉस बीटा, हाँ आपने फॉर्मूला नहीं बताया cos A - B का? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा 1 साइन बीटा 1। दूसरे वाले को बताओ, दूसरा वाला बताओ। cos अल्फा 1 cos बीटा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन बीटा 2। तीसरा वाला बताओ, cos अल्फा 1 साइन cos बीटा 3 प्लस साइन अल्फा 1 साइन बीटा 3। अब इसको खोलो, cos A - B होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। ये बनेगा cos अल्फा 2 cos बीटा 1 प्लस sin अल्फा 2 sin बीटा 1। ये बन जाएगा cos अल्फा 2 cos बीटा 2 प्लस sin अल्फा 2 sin बीटा 2। ये बन जाएगा cos अल्फा 2 cos बीटा 3 प्लस sin अल्फा 2 sin बीटा 3। इसके बाद ये बन जाएगा cos अल्फा 3 cos बीटा 1 प्लस sin अल्फा 3 sin बीटा 1। ये बन जाएगा cos अल्फा 3 cos बीटा 2 प्लस sin अल्फा 3 इंटू sin बीटा 2। ये बन जाएगा cos अल्फा 3 इंटू sin बीटा 3 2 बीटा 2 cos बीटा 2 प्लस sin अल्फा 3 cos sin बीटा 2। यही बात है। यहाँ बीटा 2 है क्या? कहाँ गया क्वेश्चन जी? अभी चेक करता हूँ। अल्फा 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 होगा यहाँ, तो बीटा 3। अब हम एक चीज यहाँ करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि आगे हमने इसमें क्या किया। देखो इसमें 0 इंटू 0 ऐड किया, अपन कर सकते हैं। इसमें भी 0 इंटू 0 ऐड किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, किया 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 क्या किया क्या किया बस दुड़दुम। अब मुझे दिख रहा है दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। क्या दिख रहा है? दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं। देख लो, पहले एलिमेंट को गौर से देखेंगे तो ये cos अल्फा साइन अल्फा 1 और 0 नजर आएगा। इससे cos अल्फा 1 साइन अल्फा 1 और 0 नजर आया।
दूसरे एलिमेंट को गौर से देखेंगे, दूसरा कहाँ से चालू होता है, यहाँ से, ये दूसरा है cos अल्फा 2। इसका जो दूसरा टर्म है ना, एक्चुअली हाँ ये इसका लिखो cos अल्फा 2 sin अल्फा 2 और 0 नजर आया। फिर तीसरा आएगा, तीसरे का फर्स्ट, ये एलिमेंट का फर्स्ट cos अल्फा 3 sin अल्फा 3 0, cos अल्फा 3 sin अल्फा 3 0। देखो बच्चों, अगर ये कॉलम 0 हो चुका तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसके बाजू में कोई भी डिटर्मिनेंट आ रहा हो, क्या होना है, 0 होना। आंसर तो पता चल गया, लेकिन सेपरेशन फिर भी करेंगे। ये हो जाएगा cos बीटा 1 sin बीटा 1 0। ये हो जाएगा cos बीटा 2 sin बीटा 2 0। ये हो जाएगा cos cos बीटा 2 sin बीटा 3 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। क्या मिला, प्रोडक्ट तो पता ही था ना कि 0 ही आना है। डिटर्मिनेंट मेड बाय कोफैक्टर्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यानी डिटर्मिनेंट मेड बाय कोफैक्टर वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। होता है कि नहीं? डिटर्मिनेंट मेड बाय कोफैक्टर लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो डिटर्मिनेंट मेड बाय कोफैक्टर जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होगा, जो कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि हमको सबका डिटर्मिनेंट वैल्यू ही चाहिए। और ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 36। किसी अल्फा बीटा की जरूरत नहीं। नींद क्यों आ रही जी, रात क्यों बंद सोते? एक नोट लिख लेना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। और उसका कारण क्या है? बिकॉज डेल्टा ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा है, इसलिए डेल्टा ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो डेल्टा ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डेल्टा होता है और माइनस डेल्टा का डिटर्मिनेंट माइनस डेल्टा होता है। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट नहीं बदलता। अब फिर एक और क्वेश्चन के बारे में सोचो। क्वेश्चन कहना चाहता है कि 6 sin x ln y 6 sin x ln y 1 n और 7 E07 is symmetric ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z है ln y symmetric determinant then find x y z। अगर ये ब्रैकेट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जानते हैं। देखो ये क्वेश्चन में दिया है 6
साइन एक्स लॉग बाय 1 n और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड ई 0 और 7, इससे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो देन फिर एक्स वाई जेड पता लगाना। सबसे पहले हम ये देखेंगे सिमेट्रिक होने के लिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल हो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल हो, और ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो। 3 आउटपुट हमको मिल रहा है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी बात है कि ln y इज इक्वल टू ई, और तीसरी बात है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। साइन एक्स 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी ऑड मल्टीपल है π/2, π/2, 3 π/2, और साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो क्या क्या होता है जी, ऑड मल्टीपल है π/2 नहीं होता, π/2 होगा, और 2π प्लस π/2 एक ही बार होता है ना 1, क्या नहीं रे, 4n प्लस 1 π/2। क्योंकि ये 1 π/2 होगा डायरेक्ट 5 π/2 होगा। 2n प्लस 1 π/2 जब हम लिखते हैं ना तो उसमें 1 π/2 3 π/2 भी आता है, तो 3 π/2 तो होता ही नहीं है 1, 3 π/2 तो -1 होता है। 4n प्लस 1 π/2 ln y इज इक्वल टू, अगर e है तो y इज इक्वल टू e टू द पावर e हो जाएगा, क्योंकि ln y को हम ऐसे लिखते हैं log e बेस पर y, और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z 0 है, इसका मतलब z जो है वो इंटीजर हो जाएगा। ये रहे अपने x y z की वैल्यू। यही होती है क्लास समाप्त। कल फिर मिलते हैं जुम्मे को, और होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ज़्यादा नहीं है बच्चों, 12.1 प्लस 12.2 प्लस 12.3 प्लस 12.4 प्लस 12.5 प्लस 12.7। सिंगेज इतना ही होमवर्क है, इससे ज़्यादा होमवर्क करना नहीं है, इतना कर लो जिसमें से आपने 1 2 3 आधा तो कर ही लिया आज तक। जो लोग किए हो, जो लोग नहीं किए उनका तो बात ही निराला है। फिर करने वाले लोगों की बात कर रहे हो। 12.4 में जो क्वेश्चंस है उसमें ऐसे है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कब कब डिटर्मिनेंट कैसे यूज होता है, ये वाला कंडीशन है। वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़े हो, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। 12.4 आप बनाओगे, और 12.5 में है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आपको अच्छे से सिखा दिया हूँ, उसके इलस्ट्रेशन के साथ बनाना। कब मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाएगा आपको, नहीं किया तो फिर ये क्वेश्चन बना कैसे अभी, ये इतना बड़ा 30 मार्क का सवाल। तो 12.5। अब 12.7 के अंदर है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि हम मैट्रिक्स चैप्टर में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो आपने होमवर्क पहले भी दिया था, मैं आपने किया ही होगा, मेरी उम्मीद खराब। मेरा विश्वास तो आपने पहले भी तोड़ा ही होगा ना कभी कभी, कि मैं बोलता हूँ कि होमवर्क कर लो और बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। बच्चे अगले दिन आ रहे हैं, हाथ आगे कर दो, पीट दो। ऐसा करना ठीक बात नहीं है। आपको मार देने से आपको ज्ञान थोड़ी ना हो जाएगा। मार तो इसलिए रहता है ताकि आप करो, पर यह नहीं कि हर दिन आप हाथ आगे बढ़ देंगे और मैं क्लास में आकर के मार पीट कर रहा हूँ। मैं कोई गुंडा मवाली हूँ?